नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे भारत से जुड़े आंदोलन और उनसे जुड़ी कहानी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, जो कुछ उतार चढ़ावों के साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से जारी रहा। साल 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक, किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। उस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। ये वर्ग पश्चिमी की उदारवादी एवं आदिवादी विचारधारा से प्रभावित रहा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रहाणे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। कांग्रेस की स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में उसकी नीति अत्यंत ही उदार थी। इसीलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की कामना करते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीका अपनाकर ही हम अपने देश को आजाद कर सकते हैं। द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया। आंदोलन के इस चरण में एक और उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। दोनों ही एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। एक तृतीय एवं अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। राष्ट्रवाद उदय के कारण 1857 ईस्वी का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। इसके उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागे। उनका उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फर्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था। परंतु ये अंग्रेजों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि भारतीयों को बर्कमिल, ग्लैडस्टोन, ब्राइट और लॉर्ड मकॉले जैसे प्रमुख विचारकों के विचार सुनने का अवसर मिला था तथा मिल्टन, शेली, बायरन जैसे महान कवियों, जो स्वयं ही ब्रिटेन की बर्बर नीतियों से जूझ रहे थे, की कविताओं को पढ़ने एवं वोल्टेयर, रूसो, मैजीनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला।
इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पश्चिमी देशों के साथ संबंध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई। साथ ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय। समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद, कौमुदी बंगाल भाषा में एवं मिरात उल अखबार फारसी में जैसे पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 ईस्वी में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू, पायनर, मराठा, इंडियन मिर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। राष्ट्रीय साहित्य। राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक खड़ी हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में लिखे और अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनाएं देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत थी। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू के साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन की रचनाओं, बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलूकर, गुजरात में नर्मदा, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचनाओं में देश में प्रेम की भावना मिलती है। देश का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसे भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों के शोषण का खां खींचा। अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफरत एवं स्वदेशी माल एवं राज्य के प्रति प्रेम को जगाया। भारत के आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा लॉर्ड लिटन के शासक काल में देखने को मिलती है। अन्य कारण। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद भारतीय सीमा छिन्न भिन्न हो गई थी, पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक व तार आदि के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत किया। रेलवे ने इसमें मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। एडविन आर्नोल्ड ने लिखा कि रेलवे भारत के लिए वो कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों से पहले कभी नहीं किया, जो अकबर अपनी दयाशीलता व टीपू सुल्तान अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सका, वो भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके। बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर मन को झकझोरा। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं सशरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है। यूरोपीय विद्वान सर विलियम जॉस मोनियर, विलियम मैक्स वूलर, विलियम रोथ, सैमसन, मैकडोनाल्ड आदि ने शोधों के द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से सबका परिचय करवाया और निश्चित रूप से इससे भारतीयों के मन से हीन भावना गायब हुई। उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास जागा, जिससे उनके अंदर देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना प्रोत्साहित हुई। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, उद्योग, सरकारी नौकरी एवं आर्थिक क्षेत्र में
अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवादिता को जन्म दिया। लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्य जैसे दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आदि ने राष्ट्रवाद के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी समय ह्यूम ने तत्कालिक डफरीन से सलाह ली और ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरीन के ही दिमाग की उपज थी। डफरीन भी चाहता था कि भारतीय राजनीतिज्ञ एक बार एकत्र हो, जहां पर वो प्रशासन के कार्यों के दोष एवं उनके निवारणार्थ सुझावों द्वारा सरकार के प्रति अपनी वास्तविक भावना प्रकट करे, ताकि प्रशासन भविष्य में घटने वाली किसी घटना के प्रति सतर्क रहे। ह्यूम डफरीन की योजना से सहमत हो गए। इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, जॉन राइट के स्लैंग जैसे राजनीतिज्ञों से एक विशेष पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक भारत संसदीय समिति की स्थापना की। भारत आने पर ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक बम्बई में 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को की, जहां पर व्यापक विचार विमर्श के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यहीं पर इस संस्था ने जन्म लिया। पहले इसका सम्मेलन पुणे में होना था, परंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण स्थान परिवर्तित कर बम्बई में सम्मेलन का आयोजन किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और जानें भारत के इतिहास से जुड़ी जानकारी।